हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। लेकिन सर्कुलर मोशन समझने से पहले आपको थोड़ा सा आना चाहिए लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको देखते हैं। लीनियर मोशन में सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है एक ऑब्जेक्ट है अपनी लोकेशन से कितना डिस्प्लेस हो गया है, अपनी लोकेशन से कितना दूर जा चुका है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक गया है, और उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो आपको पता ही है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, यानी कि अगर मैं यहाँ से गया ए से बी तक गया तो ये तो मेरा एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है, ये डिस्टेंस है। और जो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कम से कम डिस्टेंस है जो पॉसिबल, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तो सारी बातें आपको नॉर्मली आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक देखते हैं, तभी हम यहाँ तक आएंगे। तो सबसे पहले हमारा लीनियर मोशन में एक टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन होता है हमारा, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो चुकी है। वेलोसिटी क्या होती है, बताइए वेलोसिटी क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, पार्टिकल कितनी दूर चला गया अपनी ओरिजिनल लोकेशन से, कितना डिस्प्लेस हुआ है, और उस डिस्प्लेसमेंट को होने में कितना समय लगा है, तो उन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या कहलाता है कि वेलोसिटी हमारी किस रेट से चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो है। अगर वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, अगर इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी बाई डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मीनिंग यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यू कैन इन अ शॉर्ट वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, और इन व्हाट टाइम, कितना टाइम ड्यूरेशन हमारा लगा, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले एक तरीके से। डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, वेलोसिटी हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हुआ डी एक्स ओवर डी टी, है ना। और एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, तो डी वी ओवर डी टी। यानी कि हमें समझ में आया कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी बन जाएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। इसका मीनिंग है हम इन सबको बातों को शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं एक्स है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो सिमिलर ही हमारा सर्कुलर मोशन में तीन टर्म होती हैं। यहाँ पे होता था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हर टर्म में एंगुलर लग जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको थीटा से डिनोट करते थे। यहाँ पे वेलोसिटी होती थी तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ओमेगा से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताइए, गैस करिए क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के बाद में एक्सेलरेशन, उसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे a से डिनोट करते थे नॉर्मल एक्सेलरेशन को, यहाँ पे अल्फा से डिनोट करेंगे। और काफ़ी हद तक वही सिमिलर सिनेरियो बनेगा हमारा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी बनेगी सिमिलर तरीके से। तो अगर हम देखें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा ओमेगा का फॉर्मूला बनेगा डी थीटा ओवर डी टी। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो हमारा ओमेगा आ जाएगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो जो एंगुलर टर्म है वो एंगुलर टर्म के साथ में ही आ रही हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो टाइम के रिस्पेक्ट का मतलब है रेट, और क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। तो हमारा यहाँ पे अल्फा का हमारा फॉर्मूला बन गया
डी ओमेगा ओवर डी टी। तो हम इसको कह सकते हैं, समराइज करें कि भाई हमारे पास थीटा था, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा को डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारा अल्फा आ गया। तो जिस सिमिलर सिनेरियो बन गया तो आप समझ सकते हैं एक्स वी ए थीटा ओमेगा और अल्फा। यहाँ पे यूनिट्स भी देख लेते हैं, थोड़ा सा यूनिट पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलेरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी यूनिट्स हैं। तो सिमिलर हमारी यूनिट्स यहाँ पे होंगी, मैचिंग मैचिंग। देखिए अब ये के की टर्म चेंज होती है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लेते हैं और एंगल जो हमारा कोई चीज़ जैसे ये चीज़ ऐसे टर्न हुई, ये चीज़ ऐसे टर्न हुई तो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, देखो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह जाता है ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट कोई हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो सामने है, अब वो इधर आ जाए तो मैं अभी देख रहा हूँ सामने और मैं टर्न होके ऐसे आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ से गया यहाँ तक आया ऐसे, तो 90 डिग्री का क्या हो चुका है उसमें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट हम मेरे रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में ये पोजीशन थी और ये यहाँ पे आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे डिग्री में यूज ना करके हम यहाँ पे रेडियन यूज करते हैं। एंगल को मेजरमेंट करने के दो तरीके हैं, या तो आप डिग्री में बोलेंगे या उसका करस्पॉन्डिंग रेडियन में बोलेंगे। तो हम रेडियन यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट जो है वो रेडियन है। थीटा के लिए हम बोलेंगे रेडियन, RAD से डिनोट कर देंगे, रेडियन पूरा लिखने चाहे छोटा लिखें। तो ये रेडियन, जैसे मीटर होता था तो ये रेडियन हो गया। तो अब इसको आगे जाके पता है, जैसे मीटर को डिवाइड किया टाइम से, फिर उसको डिवाइड किया टाइम से, तो सिमिलर तरीके से रेडियन है। ये क्या आएगा? रेडियन पर सेकेंड, और ये क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो सिमिलर सी चीजें फिर बन गई, मीटर, मीटर बाई सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, रेडियन, रेडियन बाई सेकेंड, रेडियन बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आपस में एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि भैया हम लीनियर को समझ के एंगुलर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज जो हमने अलग अलग पढ़ी हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एक्स पढ़ा, यहाँ पे थीटा पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। एक का दूसरे के साथ रिलेशन क्या होगा, है ना, दोनों हमारे सामने अगर एक साथ आ जाएं तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे किसका क्या रिलेशन है, एक पता हो तो दूसरा कैसे निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ए पॉइंट से वो बी पॉइंट की तरफ गया, ए से बी की तरफ गया, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ओ के रिस्पेक्ट में, देखिए ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा हुआ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया है। तो जो ये जो कर्व है ये वास्तव में क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल है। इस ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, और इसी समय जो ये वैल्यू है यहाँ से स्ट्रेट, अगर ये हमारा ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है कि भाई कितना एंगल वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालेंगे, बाद में उसको डिफरेंशिएट करके और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर ये तो एक नॉर्मल कंडीशन ले रखी है, अगर हमारा एंगल छोटा हो तो क्या होगा? अगर एंगल काफ़ी छोटा होगा तो जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट जो स्टेट है ये दोनों काफ़ी हद तक बराबर होंगे, अप्रॉक्सीमेट। जैसे फिर से देखते हैं, मैंने फिर से सर्कुलर मोशन बनाया और मैंने कहा ऑब्जेक्ट मेरा जैसे ए पॉइंट से गया, एक जगह से गया और इस पॉइंट तक पहुंचा। तो अब आप देखेंगे ए और बी के बीच में जो कर्व है, जो डिस्टेंस है, और वही लगभग डिस्प्लेसमेंट है। ये जो कर्व ही यही डिस्टेंस है, अप्रॉक्सीमेट यही डिस्प्लेसमेंट है। यानी अगर स्मॉल एंगल के लिए कहें, ये एंगल ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा एंगल हो, तो हम कह सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस टेबल है और डिस्प्लेसमेंट वो दोनों बराबर है। और ठीक है, ये सर्कुलर मोशन इसमें हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। आपने बड़ा फेमस फार्मूला सुना होगा, किसी भी सर्कुलर मोशन में आपने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एंगल जो होता है वो आर्क बाई रेडियस के बराबर होता है। अब हमारी आर्क जो है, जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोल देता हूँ ये डिस्टेंस मेरी एक्स है। तो यहाँ पे और डिस्टेंस हमने छोटी डिस्टेंस ले रखी है, इनफैक्ट ये छोटी डिस्टेंस बोला ना आपसे, स्मॉल डिस्टेंस है तो हम dx बोलेंगे, है ना, dx। तो यहाँ पे एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, एंगल हमारा d थीटा है, आर्क हमारी dx है और रेडियस हमारी r है। तो हम ये कह सकते हैं, तो dx क्या हो गया हमारा? dx इक्वल्स टू r d थीटा।
आर डी थीटा। तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू आर के बराबर है ना, इस तरीके से। तो हम एक नॉर्मल, अगर ये तो स्मॉल एंगल के लिए किया, नॉर्मल अगर हम बोलना चाहें तो जो एक्स है, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारा रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसी से हमने इसको बड़े फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो अगर ये बड़ा हो गया तो जो डी एक्स ना होकर एक्स हो जाएगा और थीटा डी थीटा ना होकर बड़ा थीटा हो जाएगा। तो हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं कि जो भाई मेरा जो ये एक्स है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये थीटा है, ये आर है, इनका आपस में रिलेशन है। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई एक्स इक्वल्स टू आर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या होगा, इस इक्वेशन को जो हमने इक्वेशन ले रखी है एक्स इक्वल्स टू आर थीटा, इक्वेशन नंबर 1 हमने बोल रखा है, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे दोनों, तब तो इधर भी करेंगे, इधर करेंगे, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करेंगे। डी ओवर डी टी एक्स का करेंगे और डी ओवर डी टी आर थीटा का करेंगे। अब आपने डिफरेंशिएशन सीखा होगा तो आपको पता होगा कि ये हमारा सर्कुलर मोशन में एक ऐसी चीज़ है आर, जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। थीटा हमारा कम ज़्यादा हो सकता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक गया या यहाँ से यहाँ तक गया, तो जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते, वो वेरिएबल के साथ है, तो बाहर आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी। तो हमारा ये बन चुका है, और डी एक्स ओवर डी टी आपने निकाला हुआ है, ये वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया है तो लीनियर वेलोसिटी आई है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी भाई। इसको अगेन करेंगे फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी वी ओवर डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया, डी ओवर डी टी ऑफ आर ओमेगा। आर हमारा कांस्टेंट है, ओमेगा वेरिएबल है, तो आर बाहर आ जाएगा, होगा डी ओमेगा ओवर डी टी इक्वल्स टू आर। एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला भी बन गया। तो हम इनको समराइज करना चाहें तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं जो लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए है। देखिए, पहला फॉर्मूला हमारे पास बना एक्स इक्वल्स टू आर थीटा, और हमारे पास बना वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, और ए इक्वल्स टू आर अल्फा। ये हमारे 3 फॉर्मूले बन चुके हैं, जहाँ पे ये लीनियर क्वांटिटी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू आर, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन टू आर। ये हमारे एक नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है लीनियर और एंगुलर का रिलेशन। किसी भी लीनियर क्वांटिटी को निकालने का तरीका क्या है, आप एंगुलर क्वांटिटी इंटू आर कर दीजिए, एंगुलर क्वांटिटी इंटू आर। ये हमारी स्केलर फॉर्म है, इनका वेक्टर फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, हमने बिना वेक्टर के साथ सॉल्व कर दिया। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे आता है एक्स, जो हमारा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है हमारा थीटा क्रॉस आर। ये आपको इसी फॉर्म में याद करना, भले आर थीटा लिखा है, थीटा आर लिखो, लेकिन वेक्टर फॉर्म में यही आएगा, वी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, और हमारा हो गया ए इक्वल्स टू ए वेक्टर जो हुआ अल्फा क्रॉस आर। ये हमारी इन्हीं की वेक्टर फॉर्म है, एग्जैक्ट आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है किसकी, जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, सारी की सारी वेक्टर फॉर्म है हमारी वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, ये जो है तीनों की तीनों टर्म, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर हैं। ये कहाँ होंगे, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ध्यान रखना। ये हमारे नॉर्मल वेक्टर नहीं है, एक्सियल वेक्टर है। अभी मैं आपको इनकी डायरेक्शन निकालना भी सिखाऊंगा। ये जो चीज़ें हैं एक्स वी ए, ये सारी वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है कि डिस्प्लेसमेंट इधर को, वेलोसिटी इधर को, एक्सेलरेशन इधर या इधर को, ये सारी चीज़ सिंपल सी लीनियर है। ये जो है ये वेक्टर तो है लेकिन एक्सियल वेक्टर है उनका। अच्छा, ये क्या हुआ, चलो देखते हैं इसको, ये क्या हुआ। देखिए, तो यहाँ पे हम करेंगे जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। देखिए,
तो यहाँ पे ये चेक करना, देखिए जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है, एक एम मास है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो भैया जब वो ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर को ही है, डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, एंगुलर नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इस ऑब्जेक्ट ये इधर को डिस्प्लेस हो रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस मूवमेंट पे आगे के लिए, और इधर को ही पे वेलोसिटी होगी क्योंकि उसी की वजह से इधर को मूव कर रहा है। ओके, और इधर को ही हमारा, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन इधर को हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन ही होगा। अगर इधर वेलोसिटी होगी तो मतलब अगर इधर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो मैं एक समझा रहा हूँ, मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रेगुलर 3 से ही मूव कर रहा है, ना कम ना ज़्यादा, तो वेलोसिटी का जो स्पीड है, एक तरीके से वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड 3 का 3 है, तो कहाँ एक्सेलरेट हुआ? एक्सेलरेशन में तो वेलोसिटी वगैरह चेंज होनी चाहिए, या वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट हो। तो अगर टेंजेंशियल की मैं बात करूं तो अगर ये जो स्पीड है जो कांस्टेंट अगर रहे तो इधर को कोई भी ना तो फोर्स लगा है ना एक्सेलरेशन लगा है, ठीक है, ऐसे समझेंगे। एनीवे पॉइंट के लिए इतना सिंपल सा भी है, इधर को डिस्प्लेसमेंट है, इधर को वेलोसिटी हो सकती है, इधर को ही एक्सेलरेशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये लीनियर की बात चल रही है। एंगुलर वाली बात अगर हम करें तो वो कैसे निकाल लेंगे? तो उनको निकालने का तरीका क्या है? कि हम अपने पार्टिकल को देखिए, पार्टिकल हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो राइट हैंड रूल इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। इफ वी कर्ल अवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल हमारा ऐसे मूव कर रहा है तो कर्ल हमारा ऐसे होगा, ये इस तरीके राइट हैंड, देखिए ना ये वाला राइट हैंड। तो राइट हैंड जो फिंगर्स है कर्ल की डायरेक्शन अगर होंगी ऐसे, तो जो थंब बताएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ एनी एंगुलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में इधर है तो मेरा इस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर होगा। वेलोसिटी अगर मेरी इधर के लिए मतलब या स्पीड जो भी इधर के लिए, तो फिर हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इधर के लिए होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन या तो इधर होगा या अंदर होगा, ये थोड़ा हमसे देखेंगे क्यों होगा, लेकिन सारे के सारे होंगे एक्सिस के लांगे, या तो अंदर होंगे या बाहर होंगे, वो यहाँ पे टेंजेंशियल नहीं होंगे। जो हमारी लीनियर चीजें हैं वो टेंजेंशियल होने के चांस है। इधर को डिस्प्लेसमेंट है, इधर वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन है या नहीं है डिपेंड करेगा ये जो मैग्नीट्यूड है 3 चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ये वेलोसिटी 3 का 4 5 6 7 हो रहा है तो इधर को एक एक्सेलरेशन भी है, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इधर को एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारे जो एंगुलर ये तीनों की तीनों चीजें हैं वो एक्सिस के लॉन्ग ही होंगी, वो इन होंगी या मतलब इन होंगी या आउट होंगी, डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का मोशन किधर है। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो कर्ल जो फिंगर का राइट हैंड, लेफ्ट मत कर लेना, राइट हैंड कर्ल करो तो फिंगर्स हमारी ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं, ऐसे ऐसे। तो जो थंब देखिए बाहर के लिए निकल, राइट हैंड से देखिए ये थंब मेरा बाहर के लिए आ रहा है, तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, और उस हिसाब से पता करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन या तो इधर होगा या इधर होगा। बताएंगे कब पता कैसा होगा, अंदर या बाहर होगा, यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू रूल है, क्या है इसका तरीका मैं लिख देता हूँ उसके लिए। क्या है तरीका? फाइंडिंग डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड स्क्रू। स्क्रू क्यों बोलते हैं? जैसे आपने देखा पेचकस होता है ना, किसी को कोई चीज़ आपने जो आपने पेचकस होता है यानी कि स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, उसको ऐसे लेके हम कोई बोल्ट कसते हैं ना इस तरीके से, तो आप कसेंगे तो आपके फिंगर्स जो है जो थंब है वो कसने वाली डायरेक्शन में रहेगा ऐसे ऐसे, और कर्ल हमारा ऐसे होगा, है ना, इस तरीके से। हम खूब बंद करते हैं तो ऐसे करते हैं, ओपन करते हैं तो इस तरीके रिटर्न करते हैं। ये तो आपको पता होगा इसका रूल, बड़ा सिंपल सा है। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल ऐसे करिए, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सियल क्वांटिटी, तो राइट हैंड रूल से निकालेंगे। चलिए बाकी अल्फा को भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, अल्फा कब हमारा किस डायरेक्शन में होगा। देखिए एक सर्कुलर मोशन हो रहा है इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। अगर मैं टॉप से देखूं, ऊपर से देखूं तो ऐसे हो रहा है, तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन फ्रॉम टॉप व्यू, ऊपर से देखेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन में जो ओमेगा है वो एक्सियल होगा, हमें पता है, एक्सिस के लॉन्ग होगा, और डायरेक्शन निकालेगी राइट हैंड, डायरेक्शन निकलेगी राइट हैंड इस रूल से, तो ओमेगा मेरा ऊपर होगा। ओके, अगर टाइम के साथ हमारा जो ओमेगा है, इसका जो वेक्टर है अमाउंट, ये जितनी स्पीड ज़्यादा होगी ये वेक्टर की अमाउंट बड़ी होगी। अगर देखो स्पीड कम है तो इतना है, स्पीड बढ़ गई जैसे ऐसे रोटेशन बढ़ने लगा, पहले देखो हल्के हल्के हो रहा है, अब रोटेशन बढ़ने लगा, अगर बढ़ने लगा तो ओमेगा का जो वेक्टर है होगा तो एक्सियल, होगा तो ऊपर ही, लेकिन जो वेक्टर को डिनोटेशन करने का तरीका है वहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बड़ा दिखाया जाएगा, तो कहेंगे हमारा ओमेगा बढ़ रहा है, यानी कि है ना, साइन से ही है।
खैर, अगर मैं कहता हूं कि मेरा ओमेगा ऊपर है और समय के साथ में एज द टाइम पासेस ओमेगा कीप ऑन इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, इसका मतलब है जो मेरा अल्फा है वो भी ऊपर होगा। यानी कि अगर मेरा ओमेगा ऐसा होने से आगे जाके ऐसा हो रहा है, बढ़ रहा है, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अगर मेरा ओमेगा इंक्रीजिंग है इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन जो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी इधर को ही है, इंप्लाइज दैट अल्फा इज इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, वो ओमेगा की डायरेक्शन में ही है। देखो आपको एक बात पता होगी, बड़ा लीनियर मोशन को ध्यान करिए कि भाई मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ओके, ये वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, अगर ये वेलोसिटी टाइम के साथ में बढ़ रही है तो इधर कोई तो पार्टिकल एक्सेलेरेट हो रहा है ना, हो रहा है ना एक्सेलेरेट। वही तो कह रहा है कि अगर मेरी जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो अमाउंट है थोड़ी, वो समय के साथ बढ़ रही है, ये अमाउंट बढ़ रही है, तो मेरी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी इधर को ही होगा। वेलोसिटी बढ़ रही है, लीनियर वेलोसिटी बढ़ रही है तो लीनियर एक्सेलरेशन उधर को ही है, एंगुलर वेलोसिटी ऊपर को बढ़ रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी उधर को ही है। यही मैं बात यहाँ पे बोल रहा हूँ। इसका दूसरा केस भी ट्रू है, अगर मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ में जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो घट रही है तो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट में होगा। तो खैर यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे इंक्रीजिंग का मतलब है ओमेगा मेरा, जिधर मेरा ओमेगा है उधर ही मेरा अल्फा है, और अगर मेरी वेलोसिटी घट रही है तो जिधर ओमेगा है उसके अपोजिट में अल्फा है। और कितनी तेजी से घटेगी डिपेंड करेगा अल्फा कितना ज़्यादा रिवर्स मैग्नीट्यूड में, कितना ज़्यादा रिवर्स है, ये उस पर डिपेंड करेगी। एनीवे तो ये हमारा नॉर्मल तो जो था वो तो है ही, हमने इसको समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बना दिया, इसको इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो गया, अगर हमारा ओमेगा, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग implies that alpha is in reverse direction, reverse मतलब अपोजिट, मतलब जो ओमेगा उसके रिवर्स में, इज इन रिवर्स डायरेक्शन। तो भाई क्या सिंपल सी बात समझ में आई, तीनों ही होंगे तो एक्सियल वेक्टर है ना, ओमेगा डिस्प्लेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी तो निकलेगी नॉर्मल तरीके से राइट हैंड इसके रूल से, लेकिन जो अल्फा होगा डिपेंड करेगा ओमेगा बढ़ रहा है घट रहा है। अगर ओमेगा दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ओमेगा बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो लॉन्ग टर्म में ओमेगा धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, ओमेगा में रिटार्डेशन हो जाएगा, एंगुलर रिटार्डेशन। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता क्यों है? जैसे नॉर्मली लीनियर मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जा रहा है, सर्कल में क्यों घूमने लगता है? कोई ना कोई वजह तो होगी। तो रिक्वायरमेंट क्या क्यों होता है? जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्ट सीधे जाना चाह रहा था, तो न्यूटन का लॉ कहता है सीधा जा रहा तो भाई सीधा चला जा, मुड़ेगा कैसे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अगर आप इस मोशन में है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आप पे इस इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आप टर्न हो ही नहीं सकते। तो क्यों होंगे? विदाउट फोर्स इट कैन नॉट बी हैपन। तो यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो इधर को पुश कर रहा होगा इसके लिए। अब ऑब्जेक्ट जा रहा था ऊपर, फोर्स लगा इधर, तो रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लगेगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा अब इधर मूव करने लगेगा। अभी भी अगर हम फिर से एक बार फोर्स लगाए इधर के लिए, चाह रहा है इधर को, फिर इधर फोर्स लगाए तो फिर ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लगेगा, फिर मूव कर रहा। अब हमने कहा नहीं, फिर फोर्स हमने इधर को लगा दिया तो ऑब्जेक्ट फिर पुश हो रहा है ना, आप जा रहा है इधर खींच रहे हैं तो इधर ऑब्जेक्ट फिर इधर मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था सीधा, वो टर्निंग होने लगा। यानी कि अगर मेरा फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर लगा होगा तो डायरेक्शन में चेंज करेगा। एक्चुअली फोर्स के साथ एक डेफिनेशन है। फोर्स क्या है? फोर्स कैन एक्सेलरेट अ बॉडी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई वेलोसिटी है, मान लो मैंने कहा 30 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं फोर्स इधर को लगा दूं तो क्या होगा? ये एक्सेलरेट करेगा, है ना, ये एक्सेलरेट करेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मैं रिवर्स में फोर्स लगा दूं तो क्या होगा भैया? तो रिटार्डेशन होगा, है ना। ये कंडीशन हमारी है एक्सेलरेशन की, ये कंडीशन है रिटार्डेशन की। और अगर मैं ऑब्जेक्ट जा रहा है मेरा इधर 30 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ना तो मैं इधर को फोर्स लगाऊं ना रिवर्स में लगाऊं, मैं 90 डिग्री पे फोर्स लगा दूं, अब क्या होगा? तो भैया ना तो ये केवल होगा डायरेक्शन में चेंज, ना तो एक्सेलरेशन होगा ना रिटार्डेशन होगा, डायरेक्शन में चेंज। तो यहाँ पे होगा हमारा, इस केस में होगा एक्सेलरेशन,
अगर हम फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, अगर हम फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी के अगेंस्ट तो होगा हमारा रिटार्डेशन, और अगर हम फोर्स 90 डिग्री पे लगाएंगे तो क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन। तो फोर्स कैन एक्सेलरेट अ बॉडी, फोर्स कैन डी एक्सेलरेट अ बॉडी एंड फोर्स कैन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। मोशन में भी चेंज कर सकता है बशर्ते वो 90 डिग्री पे लगे। अगर इंक्लाइन लग गया या इधर को करेगा तो एक्सेलरेट कर देगा, रिवर्स में करेगा रिटार्डेशन कर देगा। 90 डिग्री पे लगेगा तो सर्कुलर मोशन होना चालू हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट क्या है, एक ऐसा फोर्स जो सेंटर के तरफ, यहाँ पे देखो इधर ऐसा लगा इधर लगा, जो सेंटर सीकिंग फोर्स लगना चाहिए। अगर सेंटर सीकिंग फोर्स लगेगा तो हमारा सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सी ऐसा जा रहा है उस पर इधर 90 डिग्री पे फोर्स लगना चाहिए तो वो टर्निंग इफेक्ट उसमें आने लगेंगे। यानी कि सर्कुलर मोशन में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी है। देखते हैं, अब मैंने कहा मेरा भाई एक ऑब्जेक्ट है, एम मास है, v वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से एक r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास का एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, सेंटर की तरफ मूव करके देखने वाला फोर्स। सेंट्रीपिटल को बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी कि इधर के लिए एक फोर्स होना चाहिए, अभी सीखा है हमने, तो इधर को फोर्स होना चाहिए तो ये स्टार्ट होगा। एक्चुअली इस फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, जैसे ही मेरा मास मूव करना चालू हुआ, एम मास v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में अगर मूव करना चालू हुआ तो एक फोर्स उस पर ऑटोमेटिक आ जाता है बाहर के लिए, जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सर्कुलर मोशन में दो फोर्स होते हैं, एक सेंटर की तरफ, एक सेंटर से अवे। तो सेंटर की तरफ है सेंट्रीपिटल, जो सेंटर से दूर की तरफ जा रहा है, सेंटर से दूर भगा रहा है, फेंक रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, फेंक रहा है फ्यूगल। तो ये हमारा एक फोर्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर के लिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा दो फोर्स होंगे। ये जैसे ही एम मास की बॉडी v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में जैसे ही मूव करना चालू करेगी, एक फोर्स लगेगा mv² बाई r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो लगेगा ही लगेगा, बस ये अंदर वाली रिक्वायरमेंट है। अगर अंदर को हमें कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो अंदर को फोर्स लगाने वाली हो, जो मेंटेन कर ले इस बाहर वाले फोर्स को, एक्सर्शन स्टार्ट हो गया, जैसे सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ बाहर को फोर्स लगना चालू हो गया, अगर अंदर फोर्स नहीं लगेगा तो ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो जैसे ही मैं फोर्स लगा इधर जाएगी, बॉडी मूव करी, इसे फोर्स लगा बाहर को तो इधर भाग चली जाएगी, इधर रुक के अंदर क्यों मूव करेगी। तो यानी कि हमें अंदर को एक फोर्स चाहिए होगा। अब इस बॉडी पे दो फोर्स लगेंगे, जैसे सर्कुलर मोशन में है दो फोर्स लगेंगे, एक इधर और एक इधर, नेट फोर्स होगा 0। अब ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो सीधे सीधे मूव करेगी, है ना, ये लॉजिक है। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा ही सेंट्रीफ्यूगल तो लगेगा ही लगेगा, उसको बैलेंस करने के लिए एक अंदर को फोर्स होना मस्ट है। अगर अंदर को फोर्स नहीं हुआ तो कभी भी हमारा सर्कुलर मोशन नहीं होगा। ओके, तो जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं क्या हर एक में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमेशा? उनके हाँ, ओके, एग्जाम्पल दूं, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक केस है, जैसे मैंने कहा मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया रस्सी में, उसको ऐसे ऐसे घुमाया, आपने बहुत बार घुमाया होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिया रस्सी में से घुमाया, तो इसमें जो मेरा मास है, मान लीजिए मेरा मास है और एम मास है, और ये यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और रेडियस मेरी r है। तो जैसे ही बाहर को एक फोर्स लगेगा, मूव करेगा हमारा ये ऑब्जेक्ट, तो बाहर को लगेगा एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी अमाउंट हमेशा mv²/r होगी। तो इस समय सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? तो जो रस्सी है वो रस्सी दे रही है, रस्सी इसको खींच रही है। आपने पढ़ा है टेंशन होती है रस्सी में, अगर हम उसको रस्सी को खींचते हैं, एक से को रोक के दूसरे को खींचते हैं तो उसमें टेंशन आती है ना। तो ये हमारी इसमें टेंशन है। तो जो टेंशन है भाई हमारे इसको बैलेंस कर रही है। और आपने ये भी देखा होगा, अगर हम उसको जैसे ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे घुमा रहे थे इस तरीके से, अगर हम तेज कर दें और हमारा धागा मजबूत ना हो तो ऑब्जेक्ट हमारा ये मतलब कि धागे को तोड़ के निकल जाता है। क्यों हुआ ऐसा? जब आप मोशन कराएंगे और आपने इसकी स्पीड बढ़ाई, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, तो मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी को चेंज किया तो ये टर्म तेजी से चेंज होगी कि वेलोसिटी का स्क्वायर है।
अगर आपने वेलोसिटी डबल कर दी तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। अब वो फोर्स लगने लगा ज़्यादा, लेकिन रस्सी अगर मजबूत नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमारा टूट के बाहर चला, इस रस्सी को तोड़ के बाहर चला जाएगा। तो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है हमारा स्ट्रिंग वाला, हमने स्ट्रिंग है मास से घुमा रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो है, अंदर कौन दे रहा है, सेंटीपिटल रस्सी दे रही है। ओके, रस्सी के बिना भी काम हो सकता है, हाँ हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हाँ जैसे हमारा एक जैसे हमारा अर्थ और सन का सिस्टम है, मेरा बीच में सन है, मान लीजिए ये सन है और चारों तरफ घूम रही है अर्थ। यहाँ पे एम मास की मान लीजिए अर्थ है और इस सर्कल की रेडियस आर है। तो अगर हमारी अर्थ ऐसे घूमना चालू करेगी तो बाहर को फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब ये भी आपको बता ही रहे हैं ना। तो अंदर को फोर्स कहाँ लगा, यहाँ तो कोई स्ट्रिंग भी नहीं है, कहाँ स्ट्रिंग है, कौन रोक रहा है। तो यहाँ पे मास और मास के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। न्यूटन साहब भाई साहब थे, उन्होंने दिया था हमारे लिए। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे होगा। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन समय ना होता, मान लो ग्रेविटी का लॉ ही नहीं होता, मास और मास में अट्रैक्शन नहीं होता, तो जो प्लैनेट्स हैं जितने हमारे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं उनमें कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं होता ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे यानी कि इसमें सन में और अर्थ में एक अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटेशन, तो वो इसमें हमारा अंदर को लग के काम हो गया। ओके, थर्ड केस देखते हैं, और भी क्या कोई तरीका है क्या हमारा, जैसे हमने कहा बीच प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके चारों तरफ, तो एम मास हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो बाहर को फिर से फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे। मोशन अगर होगा, सर्कुलर मोशन होगा, तो ऑब्जेक्ट पे एक बाहर को फोर्स लगेगा, mv²/r। तो यहाँ पे कौन, इसको यहाँ तो कोई रस्सी भी नहीं है ना, तो क्या हुआ यहाँ पे, इनमें थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव फोर्स होगा ग्रेविटेशन मास और मास के बीच में, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स दुनिया का वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है। मास और मास में ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, ये तो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है। मैं आपके पास खड़ा हूँ तो कभी आपने देखा, फील किया कि हम चिपक जाएंगे क्या? जब इतनी बड़ी बॉडीज है तब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, ये तो बहुत छोटे हैं, इनका मास बहुत कम है, तो ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे ना के बराबर होगा। जब ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है तो कौन सा फोर्स इनको काम करा रहा है? देखो आपको अक्सर यहाँ पे लगाता, अरे भैया सन का मास तो अर्थ के मास से 10,000 से भी ज़्यादा टाइम्स बड़ा है, तो इनका तो मास बहुत ज़्यादा है। तो इनके मास, अगर हमारे मासेस बड़े होते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा वर्किंग होता है प्रॉपर। अदरवाइज अगर मास से मास छोटे छोटे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, काम नहीं करेगा वो। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का ही काम है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा, ना के बराबर लगेगा लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो फिर सफिशिएंट कौन करेगा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में होगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़ेंगे इसके लिए कभी ना कभी। तो एक फोर्स इनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो लगता है और वो इस mv²/r को बैलेंस कर लेता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, सर्कुलर मोशन हो जाता है। ओके, चलिए एक लास्ट केस, अगर हम कभी टर्निंग इफेक्ट देते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, टर्न पे जाते हैं, तो एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में घूम रही, तो वहाँ भी फोर्स लगेगा। उन्होंने कहा पक्का लगेगा, तो वहाँ पे गाड़ी माइक नहीं फिसलती है। हमने कहा गाड़ी मेरी ऐसे मूव कर रही है, टर्निंग इफेक्ट ले रही है, एम मास की बॉडी है, हमारी कार है, वी वेलोसिटी से r रेडियस सर्कल मूव कर रही है, तो सर आपको लगातार बता रहे हैं कि बाहर भैया फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, mv²/r लगेगा। तो रोकेगा कौन इसको? रोकने वाला तो ना तो रस्सी है, ना यहाँ तो मास ही नहीं है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ये कार किससे अट्रैक्ट करेगी? किससे बंधी है? किसी से नहीं बंधी, तो का क्या होगा? कैसे हो रहा है सर्कुलर मोशन? अब ये गाड़ी जब बाहर को टेंडेंसी है तो इसके जो टायर बाहर को खिसकेंगे तो पीछे को एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, पीछे को आएगा कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, अगर वो फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट है इसको बैलेंस करने में तो गाड़ी सर्कुलर रोड पे मूव करेगी। अगर सफिशिएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं है, टायर चिकने हैं और रोड पे पानी गिरा हुआ है, मोबिल गिरा हुआ है, कुछ भी है, तो ये बाहर को चली जाएगी, है ना। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा एक फोर्स होगा, बोले बड़े टेंशन हो, ग्रेविटेशन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या फ्रिक्शन फोर्स हो, वो चाहिए ही चाहिए। अगर दोनों फोर्स होंगे तो हमारा सर्कुलर मोशन होगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सर्कुलर मोशन की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा ही आएगा, उसको रोकने के लिए कुछ चाहिए तो हमारा काम होगा। सर्कुलर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो जो सर्कुलर मोशन मान लो हो रहा है मेरा, तो मैंने कहा ये जो भी स्पीड है, मान लो मैंने कहा कि 3 मीटर पर सेकेंड है, ये लगातार एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड।
यानी आपने आप कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, स्ट्रिंग में नॉर्मल था, इस तरीके से नॉर्मल तरीके घुमा रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी डायरेक्शन इस ऑब्जेक्ट की जो हमारे इधर के लिए जो स्पीड है इधर के लिए, इधर को स्पीड है, इधर को स्पीड है, यानी स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे जो स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो चेंज है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे स्पीड इज कांस्टेंट। भैया कांस्टेंट है, क्यों, 3 तो स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही, बट हियर डायरेक्शन इज चेंजिंग, लेकिन हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो स्पीड कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन कंबाइन देखा जाए दोनों को एक साथ जैसे बनती है वेलोसिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो अगर एक भी चीज चेंज हो रही है तो वेलोसिटी हो जाएगी चेंज, वेलोसिटी हो गई वेरिएबल। तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है तो हमारा फिर वेलोसिटी हो गई वेरिएबल। वेलोसिटी इज चेंजिंग और यू कैन से वेलोसिटी इज वेरिएबल। तो सर्कुलर मोशन में चूंकि मोशन लगातार होता रहेगा तो कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ही नहीं, फिक्स है, वेलोसिटी वेरिएबल है। क्यों, ये आप 3 से 4 करो, चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो, लेकिन अगर ये डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, वेक्टर कब चेंज होता है बताइए, मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों ही चेंज हो जाए, ठीक है, तब चेंज होगा। तो अगर यहाँ पे 3 का 3 रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही तब भी चेंज हुआ, अगर 3, 4, 5, 6 होता रहे लेकिन डायरेक्शन तो तब भी चेंज हुई, तब भी वेलोसिटी वेरिएबल है। तो वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएबल ही है, चूंकि वेरिएबल है वेलोसिटी तो एक्सेलेरेशन भी जीरो नहीं है, तो एक्सेलेरेशन होगा ही होगा। अब ये सर्कुलर मोशन है हमारा, ये सर्कुलर मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे स्पीड रहती है कांस्टेंट। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आता है। तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारा पता चला सेंट्रीपिटल फोर्स भी कितना आ गया भैया, सेंट्रीफ्यूगल के बराबर ही आएगा, कम ज़्यादा मत कर देना, ये सर्कुलर मोशन में दोनों ही बराबर होते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा हुआ mv²/r हुआ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स को मास से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है एक्सेलरेशन। ये मेरा फोर्स है, इसको किसी भी फोर्स को मास से डिवाइड कर दीजिए तो बनेगा एक्सेलरेशन, m से m कट गया तो हमारा बन गया v²/r। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, AC बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है AR। ये रेडियस के लॉन्ग होता है ना, रेडियस के लॉन्ग, आपका सर्कल की रेडियस, आप देखो यहाँ पे इधर के लिए है सेंटीपिटल, इधर यहाँ पे इधर के लिए है और इधर यहाँ पे है, ये हमेशा सेंटर की तरफ होगा। तो यानी कि ये सेंट्रीपिटल होने की वजह से क्या हुआ, इसी का दूसरा नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम भी एक ही बात है, अब पेपर में अलग अलग शब्द यूज करेंगे तो आपको पता होने चाहिए। इसी को कहते हैं AR, इसको कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। तो समराइज कर देते हैं जल्दी से कि मैंने कहा सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, स्पीड वेरिएबल भी हो सकती है। 3 है तो स्पीड कांस्टेंट है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ता चला जाए तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ओके। लेकिन वेलोसिटी हमेशा ही वेरिएबल होगी, क्यों, चाहे स्पीड मतलब डायरेक्शन तो चेंज होगी तो स्पीड तो मतलब कि हमारा जो वेलोसिटी वो तो हमेशा चेंज होगी ही होगी। अनदर पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होते हैं, तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हुआ जिसकी वजह से ही सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से नहीं हो रहा। तो आप ये मत कहना कि सर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन टर्म यूज करो, ठीक है, होगा बराबर, लेकिन सर्कुलर मोशन होता किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, इसी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम निकालेंगे जो कि होगा mv²/r डिवाइड बाई मास, तो मास से मास कटेगा, हो गया ये। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, इसी का दूसरा नाम है, सिनोनियम है रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग होता है भैया, है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन कितने टाइप के होते हैं, तो 2 ही होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा सर्कुलर मोशन है वहाँ पे एक यूनिफॉर्म का मतलब एक चीज़ कोई कांस्टेंट रहती है जो लगातार सेम रहे, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म। जैसे आप ड्रेस आज पहन के आए स्कूल में, भाई कल पहनी फिर परसों पहनी, नॉर्मली आप देखते हो एक जैसी, सब लोग एक जैसी ड्रेस ही पहनते हैं, है ना, एक जैसे कब होती है स्कूल की ड्रेस होती, तभी तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। जो चीज़ चेंज नहीं होती उसे यूनिफॉर्म कहते हैं, सेम। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी क्या होती है, स्पीड होती है कांस्टेंट, स्पीड
इज कांस्टेंट। यानी कि जो हमने अभी एग्जांपल बनाया था 3 3 3 3 वाला, वो एग्जांपल किसका था? हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल था। 3 का 3 ही रहे तो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, 3 का 3 रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारी ये जो 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 लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर वेलोसिटी है, ये क्या रहती है? इसमें कांस्टेंट रहती है ना, ये रहती है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये वाली जो टेंजेंशियल है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर को है ही नहीं। अगर इधर को कोई फोर्स लगता तो ये 3 से 4 5 6 7 8 होती, बढ़ती चली आती, है ना। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी फोर्स है ही नहीं। या अगर बढ़ रही है, घट रही होती तो रिवर्स में फोर्स होता। तो या तो ना तो बढ़ रही है, 3 का 3 है, तो यानी कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, या और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टी यूज के, ध्यान रखिए। ये टेंजेंशियल, इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो AT होता है वो होता है 0। क्या है? ये 0 होता है, क्योंकि ये अगर ये टेंजेंशियल में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, नहीं होता है तभी तो ये कांस्टेंट रहती है। इनफैक्ट AT को डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैंने कहा टेंजेंशियल, ओके, यहाँ T लगाया तो यहाँ भी T लगा दो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक तरीके से जो दिया जाएगा हमारा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करके हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकलेगा। तो अगर फिर से इस फॉर्मूले का यूज करके देखो, मेरा ये वेलोसिटी जो है, ये जो स्पीड, इसका जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे ये वेलोसिटी ना करके हम यहाँ पे स्पीड ले रहे हैं, ध्यान रखना। ये जो स्पीड है, ये स्पीड देखो, ये हमारी स्पीड हमारी कैसे है? देखिए ये हमारी 3 की 3 ही है, चेंज नहीं हो रही है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा 0 है। अगर ये बढ़ रही होती तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता, अगर ये घट रही होती तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता। चूंकि कांस्टेंट है, ना चेंज हो, ना बढ़ रही है, ना कम हो रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अलावा दूसरा जो टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बड़ा नॉर्मल सा है, इसमें कुछ खास बात है ही नहीं। ये हमारा जो है ये चेंज होता रहेगा, ये हमारा चेंज होता रहेगा। क्या चीज़? जैसे एग्जांपल के 3 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, यहाँ से बढ़ गई 3 की जगह 4 हो गई, जो नहीं 4 ही 5 6 7 हो सकती है, ज़्यादा बढ़ सकती है। 3 से 4 हुआ, 4 से 6 हो जाए डायरेक्ट, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई मस्ट नहीं ऐसा ही होगा। तो मैंने 3 4 5 6, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो ये हमारी लगातार बढ़ रही है और चेंज हो रही है, बढ़ भी रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा 0 नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखिए, जो रेडियल एक्सेलरेशन जो इधर के लिए है वो तो हमेशा ही होगा, ये रेडियल है, और ये क्या है? यहाँ पे टेंजेंशियल हो भी सकता है, नहीं हो सकता, जो कि हमारे यहाँ पे 0 है। अब याद कर लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये मस्ट कंडीशन है, ये मस्ट कंडीशन, यानी ये होगा ही होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा और रेडियल 0 नहीं होगा, ये ऑलवेज, कभी भी नहीं होगा, ये ऑलवेज, ये हमेशा रिलेशन है, हमेशा ऐसा होगा, कभी भी ये 0 होगा ही नहीं। किसी भी सर्कुलर मोशन में रेडियल होगा ही होगा, एक्सेंट्रिपिटल होगा ही होगा, कभी 0 नहीं होगा। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये हमारा बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल भी 0 नहीं है। और AC AR के बारे में तो मैंने बोल दिया भाई, ये तो नेवर, कभी 0 नहीं होगा। कोई भी सर्कुलर मोशन हो, AR इज ऑलवेज प्रेजेंट, ये तो हमेशा ही होगा। यूनिफॉर्म में ये भी 0 होता है, इसमें ये 0 नहीं होता, तो दोनों डिफरेंस क्या वो चेक करिए। ये AR इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें AT 0 है, इसमें AT 0 नहीं है, इतना आपको याद करना है। AR दोनों में 0 नहीं है, यूनिफॉर्म वाले में टेंजेंशियल 0 है और यहाँ पे टेंजेंशियल भी 0 नहीं है। अब पेपर में कई बार आता है कि पूछा जाए, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बताइए एक्सेलरेशन कितना है,
तो एक्सेलरेशन दो है ही नहीं, अकेला एक ही एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे जो टोटल एक्सेलरेशन भी होगा इस वाले में, टोटल एक्सेलरेशन आपसे अगर पूछा जाए कि भैया इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो उसका मीनिंग है ये वो टोटल पूछा जा रहा कि दो टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। अगर वो कहे बताओ रेडियल कितना, इतना, टेंजेंशियल कितना, इतना, ठीक है। लेकिन अगर उसने ना रेडियल टर्म यूज की, ना सर्कुलर, ना रेडियल किया, ना टेंजेंशियल किया, केवल बोला एक्सेलरेशन बताइए, तो भाई साहब दोनों को ही पूछा है, दोनों के हिसाब से बताना पड़ेगा रिजल्टेंट। एक्सेलरेशन जब वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर्स अगर गिवन है तो उनका रिजल्टेंट बताना पड़ता है। तो इस वाले केस में यूनिफॉर्म में एक ही है, तो रिजल्टेंट भी यही है, सब कुछ यही है भाई साहब। तो टोटल एक्सेलरेशन हमारा केवल हमारा रेडियल एक्सेलरेशन ही है, कोई और है ही नहीं हमारा ऑप्शन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में भाई साहब दोनों एक्सेलरेशन है, एक हमारा रेडियल है और एक हमारा टेंजेंशियल है। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे कभी आ जाएं तो उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो इस वाले केस में अगर आपसे पूछे रेडियल कितना, वही अभी v²/r, टेंजेंशियल कितना, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ से निकलेगा 80। तो अलग अलग पूछिए हैं तो आप ऐसे बता दीजिए भैया ये कितना v²/r, ये कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है, लगा देंगे। लेकिन अगर कहा जाए एक्सेलरेशन कितना, तो माथा खनक जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए भाई साहब एक्सेलरेशन पूछा है, यहाँ तो दो होते हैं, दोनों वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे तो उनका रिजल्टेंट पूछा गया, यानी कि तो हमारा ये आएगा टोटल एक्सेलरेशन, ये आएगा टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फाइनली कह सकते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म में 80 जीरो होता है, यहाँ पे 80 जीरो नहीं, दोनों ही नॉन जीरो होते हैं। सही है, तो यहाँ पे ए का फॉर्मूला क्या बना है इस वाले केस में, ए इक्वल्स टू रूट में AR² प्लस AT², ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया इस वाले केस में। आप इसको भी ऐसे यूज कर सकते हैं।